मैं हूं दीपक खरे। आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम व्याकरण विभाग का पहला प्रश्न देखने वाले हैं। शब्द भेद। निम्नलिखित वाक्य का अधोरेखित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। इस प्रश्न में आपको एक वाक्य दिया जाएगा। उस वाक्य में किसी एक शब्द को अधोरेखित करके या अधोरेखांकित करके दिया जाएगा। आपको वो शब्द कौन से प्रकार का है वो वहां पर पहचान कर लिखना है। जब आप लिखते समय याद रखना है कि अधोरेखांकित किया गया शब्द भी लिखना है, उसके सामने योजक चिन्ह मतलब डैश करके वो शब्द कौन से प्रकार का है उसका भेद या शब्द का प्रकार वहां पर लिखना अपेक्षित है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि शब्द भेद में कौन कौन से प्रकार के या कौन कौन से शब्द के भेद होते हैं। करीबन शब्द भेद या शब्द प्रकार 8 प्रकार के होते हैं। उसमें मुख्य 2 प्रकार है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द पर आधारित इसी व्याकरण विभाग में आपको एक अलग से प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए इस पहले प्रश्न में अविकारी शब्द के जो 4 भेद है उस पर आपको कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसलिए प्रश्न क्रमांक 1 में आपको विकारी शब्द के बारे में ही वहां पर लिखना पड़ेगा। वहां पर कुल 4 प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब क्रिया पर आधारित भी इस व्याकरण विभाग में प्रश्न क्रमांक 4 में अलग से प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए जो अधोरेखित करके शब्द दिया गया है वो शब्द क्रिया भी नहीं रहेगा। इसलिए अभी हमारे पास बचते कितने हैं? करीबन 3 प्रकार बचते हैं विकारी शब्द के, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। मतलब जो अधोरेखांकित किया गया शब्द है वो 3 में से ही एक रहेगा। ये 100% सच है। तो अभी हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण किसे कहते हैं वो जानना जरूरी है, तब जाकर हम उस शब्द का भेद पहचान सकते हैं। तो आगे चलते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। हम करीबन तीसरी कक्षा से ही संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में जानते हैं, तो इसे समझने में हमें ज्यादा आसानी रहेगी। तो संज्ञा को हम देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के जो नाम है उनको संज्ञा कहते हैं। देखो वहां पर बताया गया है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का, किसी गुण का, किसी भाव का। भाव यानी अवस्था भी हो सकता है, हालत भी हो सकती है। उसको जो नाम दिया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के जो अलग अलग यहाँ पर आपको मुद्दे बताए गए हैं वो किस प्रकार है। देखो, व्यक्ति के नाम मतलब व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, स्थान मतलब जगह, प्राणियों के नाम, गुणों के नाम और भावों के नाम। अब ये कौन कौन से नाम उसमें आ सकते हैं जरा हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अब व्यक्तियों के नाम में जैसे सचिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रमेश, केशव, दीपक, ऐसे कई नाम उसमें शामिल हो सकते हैं जो व्यक्तियों के नाम है। वस्तुओं के नाम में कलम, बोर्ड, पंखा, घड़ी ऐसे नामों का समावेश हो सकता है। स्थानों के नाम में दिल्ली, चेन्नई, पंजाब, भोपाल ऐसे नामों का हम वहां पर उसमें शामिल कर सकते हैं। प्राणियों के नाम में तितली, मछली, घोड़ा, हाथी ऐसे नामों को हम शामिल कर सकते हैं। अब गुणों के नाम ईमानदारी, सच्चाई, होशियारी, ये जो है ये गुण है। ये गुणों के नाम इसमें संज्ञा के तौर पर शामिल हो सकते हैं। भावों के नाम जैसे दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, दुखी, ये जो भाव है, ये जो दशा है, ये इस संज्ञा में शामिल हो सकते हैं। अब संज्ञा की पढ़ाई करते समय भले हमें पता चला है कि संज्ञा के कौन कौन से
संज्ञा के कौन कौन से रूप होते या संज्ञा शब्द किस प्रकार का होता है। पर अभी संज्ञा के भी कुछ उपभेद दिए गए हैं। करीबन संज्ञा के 5 उपभेद है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि जहां पर भी आप शब्द का भेद लिखोगे वहां पर आपको खाली वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है उतना ही लिखना है। संज्ञा का उपप्रकार, सर्वनाम का उपप्रकार या विशेषण का उपप्रकार लिखना नहीं है। ये खाली हमें जानकारी हो इसलिए आपको बताया जा रहा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिसे हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो भी नाम होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब जो संज्ञा बनकर जो शब्द आया है वो किस जाति में आता है, अगर वो जाति दर्शा रहा है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिल्ली एक प्राणी का नाम है तो बिल्ली ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई और प्राणी ये जातिवाचक संज्ञा हुई। भाववाचक संज्ञा जैसे हमने वहां पर देखा भावों के नाम जैसे लाचारी, ईमानदारी, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और एक यहाँ पर दिया गया है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक एक शब्द में ही उसकी परिभाषा में वहां पर प्रतीत होती है। समूह यानी ग्रुप, वाचक यानी दिखाना, यानी जो संज्ञा शब्द समूह को दिखाता है या प्रेषित करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, भीड़, झुंड, कक्षा, यानी यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो ज्यादा संज्ञा नाम एक साथ वहां पर आ सकते हैं। अब आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यह संज्ञा का 5वां प्रकार है। इसमें जो भी मेटल से, जो भी धातु है या जो भी लिक्विड पदार्थ है वो सारे इस द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे दूध, घी, कोयला, तेल, सोना, चांदी, लोहा, ये जो सारे शब्द है ये शब्द सारे द्रव्यवाचक संज्ञा रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ पर संज्ञा अच्छे से समझ में आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूं। अब दूसरा भेद है, जैसे हमारा एक संज्ञा भेद तो पूरा हो चुका। अगर अधोरेखांकित शब्द अब तक हमने जितना देखा उसमें से नहीं है तो मतलब वो संज्ञा शब्द नहीं है। तो अधोरेखांकित शब्द अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, तो सर्वनाम को पहचानने के लिए हमें सर्वनाम को जानना जरूरी है। तो चलो सर्वनाम क्या है वो पहले जान लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा उसके नाम में ही शामिल है। सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम वाले शब्द, यानी सभी ऐसे शब्द जो नाम वाले शब्द है, यानी सभी ऐसे शब्द जो नाम वाले शब्द है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, परिभाषा वहां पर दी गई है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। या हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा के जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, कहां, किसे, किधर, इस प्रकार के शब्द सर्वनाम में शामिल होते हैं। अब सर्वनाम के भी कुछ प्रकार है। सर्वनाम के 6 प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर भी हमें सर्वनाम ही लिखना है, सर्वनाम का उपभेद हमें जवाब में लिखना नहीं है। अब सर्वनाम के जो उपप्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, ये, वे, ऐसे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह, वे, ऐसे शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह मेरी पुस्तक है, उदाहरण वहां पर दिया गया है। मतलब कौन सी पुस्तक मेरी है ये निश्चित रूप से बताया गया है कि हाँ यह पुस्तक मेरी है, मतलब वहां पर निश्चित संकेत वहां पर होता है। ऐसा शब्द जो है वो निश्चित वाचक सर्वनाम बनकर आता है। अब आगे है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में
जैसे पहले बताया कि निश्चित वाचक में निश्चित रूप से वो बात पता चलती है कि कौन सी वस्तु है, अनिश्चित में वो वस्तु कौन सी है ये निश्चित रूप से पता चलता नहीं है, इसलिए उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा गया है। उदाहरण दिया है, माँ ने थैली में कुछ रखा है। अब कुछ शब्द यहाँ पर सर्वनाम बनकर आया है पर वो अनिश्चित है। माँ ने थैली में कुछ रखा है मतलब कोई चीज रखी है, पर वो क्या है मुझे पता नहीं है। कुछ मतलब वो कुछ भी हो सकती है, इसलिए वहां पर अनिश्चित रूप से बताया जा रहा है। आगे का प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का उत्तर किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या जगह का नाम आ सकता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन खड़ा है मतलब कोई तो बाहर है, कौन है पता नहीं है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो सकता है। संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम में हम देख सकते हैं कि एक दूसरे से संबंध दिखाने वाले ऐसे शब्द जो सर्वनाम बनकर आते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, ये शब्द एक दूसरे के रूप में वहां पर संबंध दिखाते हैं। आगे आपको वहां पर निजवाचक सर्वनाम दिया गया है। निजवाचक सर्वनाम मतलब जो स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हम खुद के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूं। अब यहाँ पर मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूं, खुद के लिए वहां पर दो सर्वनाम दिखाई दे रहे हैं, मैं और स्वयं, पर वहां पर मैंने खुद के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए वहां पर स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है और मैं शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आपको सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में शायद पता चला होगा। अब आगे तीसरा प्रकार है विशेषण, जो अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानने में हमें तीसरे प्रकार की भी आवश्यकता होगी। इसलिए विशेषण शब्द कौन सा रहता है या कौन सा हो सकता है उसे पहचानने में भी हमें मदद मिलनी चाहिए। देखते हैं विशेषण की परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण दिया गया है नीचे, वैष्णवी बहुत सुंदर है। अब इस वाक्य में संज्ञा है वैष्णवी। अब वैष्णवी कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर शब्द वैष्णवी की मतलब संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए सुंदर शब्द वहां पर विशेषण है। आज बहुत अधिक गर्मी है। गर्मी यहाँ पर संज्ञा बनकर आई है। अब गर्मी कैसी है? बहुत अधिक, यानी अधिक यहाँ पर विशेषण है। अब किसी बच्चे के मन में ये संदेह हो सकता है कि सर बहुत भी विशेषण है, पर बहुत विशेषण यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक शब्द की। गर्मी अधिक है, कैसी है? बहुत अधिक है। मतलब अधिक शब्द में अधिक शब्द की विशेषता बहुत शब्द बताता है, और जब किसी विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द वहां पर आता है तो उसे वहां पर प्रशिवेश नाम से वहां पर पहचाना जाता है। चौथा वहां पर वाक्य दिया गया है, एक रतन घोर परिश्रमी है। रतन संज्ञा है, तो रतन कैसा है? परिश्रमी। तो परिश्रमी ये शब्द वहां पर विशेषण बनकर आया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुंदर शब्द विशेषण है, बहुत शब्द वहां पर विशेषण नहीं दिखाया गया है, अधिक शब्द वहां पर विशेषण दिखाया गया है। तीसरे वाक्य में बिल्कुल शब्द विशेषण दिखाया गया है, और चौथे वाक्य में परिश्रमी शब्द वहां पर विशेषण दिखाया गया है। अब विशेषण के भी कुछ प्रकार है, 4 प्रकार दिखाई गए हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर भी हमें अगर
अधोरेखांकित शब्द अगर विशेषण है तो खाली वो विशेषण है तो विशेषण ही लिखना है, विशेषण का उपप्रकार आपको जवाब में लिखना नहीं है। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि के बारे में वहां पर वर्णन किया जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण में कोई नंबर्स वहां पर आता है, कोई संख्या वहां पर आती है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनकर आती है। जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, पुस्तकें वहां पर संज्ञा है, कितनी पुस्तकें? 3, मतलब वहां पर नंबर आया है, इसलिए 3 शब्द वहां पर संख्यावाचक विशेषण बनकर आया हुआ है। आगे प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। रतन 5 किलो शक्कर लाएगा। अब यहाँ पर परिमाणवाचक मतलब परिमाण मतलब नापतोल करना। यहाँ पर कितने किलो शक्कर है? 5 किलो। तो वहां पर किलो, लीटर ऐसे शब्द आते हैं जो नापे गए हैं। मीटर यानी जो नापने की इकाइयां दी गई है वो अगर आती है तो वहां पर वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। उसके बाद विशेषण के प्रकारों में चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। ज्यादातर इस प्रकार का विशेषण परीक्षा में पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये सर्वनाम भी कहलाता है और सार्वनामिक विशेषण भी। खाली जगह अगर बदलता है तो उसका रूप या उसका भेद बदलता हुआ दिखाई देता है। वहां पर एक वाक्य दिया गया है, देखो, यह घर मेरा है। कौन सा घर मेरा है? यह, यानी घर की विशेषता दी गई है कि यह घर मेरा है। यहाँ पर वो सार्वनामिक विशेषण है। यह मेरा घर है, यहाँ पर यह मेरा, यहाँ पर वो सर्वनाम बनकर आया है। पहले वाक्य में वो सार्वनामिक विशेषण है तो दूसरे वाक्य में वो सर्वनाम बनकर आया है, इसलिए वहां पर जो विद्यार्थी है, छात्र है, वो संभ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न वहां पर दिए नहीं जाते हैं। अब हमें वहां पर याद रखना है कि जो हमें प्रश्न क्रमांक 4 में अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए, ये जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न में हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन 3 में से ही वो एक जवाब रहेगा। ये 100% सच है। इसीलिए लिखते समय वो शब्द भी लिखना है, योजक चिन्ह लगाकर इन 3 में से वो कौन से प्रकार का शब्द है वो लिखना है। इन तीनों प्रकारों के भेद लिखना नहीं है। आपको आज प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।